गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत चर्चा करेंगे। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए जो दो तरीके अपनाए थे, उनमें था एक तो शिक्षा का सिद्धांत था, जो कि उनका एक सकारात्मक सिद्धांत बताया जाता है, और दूसरा था साम्यवाद का सिद्धांत, और जिसे कि निषेधात्मक या भौतिक तरीका कहा जाता है। प्लेटो का मानना था कि आदर्श राज्य की स्थापना में तीन बाधाएं आती हैं। कौन कौन सी? जैसे अज्ञानता, निजी संपत्ति और निजी परिवार। इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्लेटो शिक्षा का सिद्धांत और साम्यवादी व्यवस्था का प्रावधान करता है। प्लेटो का मानना था कि अज्ञानता को शिक्षा से दूर किया जा सकता है, लेकिन जिस निजी संपत्ति या निजी परिवार की संस्था का विलुप्त करने के लिए जिस व्यवस्था का प्लेटो समर्थन करता है, वह साम्यवाद के नाम से जानी जाती है। और प्लेटो मानता है कि उसका जो साम्यवाद है वो अभिभावक या संरक्षक वर्ग को संपत्ति तथा पारिवारिक जीवन की चिंताओं से मुक्त रखना चाहता है। उसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से निस्वार्थ शासकों को तैयार करना है, ताकि शासक सांसारिक आकर्षणों और चारित्रिक दुर्बलताओं से दूर होकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे चलते रहें। प्लेटो साम्यवाद को समाज का आध्यात्मिक उत्थान करने का नकारात्मक मार्ग कहता है। प्लेटो का मानना है कि जो कंचन कामिनी या भौतिक सुख सुविधाओं से जो संरक्षक वर्ग है, वो स्वार्थी और आसक्त हो जाता है। अतः संरक्षक वर्ग को अपने कर्तव्य पथ से विचलित होने से रोकना है, और इसलिए उसने साम्यवाद का सहारा लिया है या साम्यवाद का कंसेप्ट दिया है। प्लेटो ने दो तरह के साम्यवाद की चर्चा की है, एक तो परिवार का और एक संपत्ति का। प्लेटो के अनुसार साम्यवाद है कि जो आदर्श राज्य है उसमें ना तो किसी व्यक्ति का अपना परिवार होना चाहिए, ना घर होना चाहिए, ना उसके पास संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि उसका मानना था कि जो भी काम संरक्षक वर्ग द्वारा किया जाए वह सब लोगों के लिए किया जाए और सभी को उसमें साझा अधिकार प्राप्त हो। इसके लिए वह कहता था कि अच्छी संतान या योग्य संतान पैदा करने के लिए योग्य पुरुष या स्त्री का संयोग कराया जाएगा। उसने संरक्षक वर्ग को संपत्ति से भी वंचित रखा है, और उसका मानना था कि सभी सैनिकों और शासकों यानी कि अभिभावक या संरक्षक वर्ग को बैरक जो होते हैं उनमें रखा जाएगा, और उन्हें साथ साथ भोजन कराना होगा, और उत्पादक वर्ग भी अपनी पैदावार का कुछ हिस्सा उसे दे देगा, ताकि उनकी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो सकें। सामूहिकता की जीवन व्यवस्था को प्लेटो ने पत्नियों व संपत्ति को साम्यवाद का नाम दिया है। ये माना जाए कि ये जो साम्यवाद का कंसेप्ट है ये प्लेटो ने ही दिया है, बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कोई नवीन विचारधारा नहीं है। यूनान में पहले से ही साम्यवाद के बीज मौजूद थे। पहले भी हमने पढ़ा कि वो जो शिक्षा थी वो राज्य द्वारा ही दी जाती थी, और राज्य जैसा चाहता था वैसा ही शिक्षा दी जाती थी। और प्लेटो के साम्यवादी विचारों पर तत्कालीन परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ा है। जैसे उस समय शोषण की प्रथा प्रचलित थी, आर्थिक तत्व राजनीतिक वातावरण पर प्रभावी थे, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं की दशा शोचनीय थी, सामाजिक क्षेत्र में उनकी भूमिका नगण्य थी। तो उनका जो महिलाएं थी वो पति की काम वासना की इच्छाओं की पूर्ति करती थी, संतान उत्पत्ति करती थी। इसलिए भी नारी उत्थान के लिए प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद का सिद्धांत पेश किया। प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें प्लेटो ने संपत्ति और पत्नियों से संबंधित साम्यवाद की चर्चा की है। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो अर्ध साम्यवाद कहलाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो उनकी व्यवस्था है, साम्यवादी जो व्यवस्था है, वो केवल एक वर्ग, वो वर्ग कौन सा है? शासक वर्ग पर लागू होती है, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होती है। अर्थात इसमें जो संरक्षक वर्ग है, जो इलीट ग्रुप है, जो दार्शनिक राजा जिसको बोला है, वो ही अपने संपत्ति और कुटुंब से अछूता रहेगा।
उत्पादक वर्गों के संपत्ति और परिवार दोनों रहेंगे। इसलिए प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद भी कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा न्याय की पूरक व्यवस्था। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की व्यावहारिकता के लिए दो साधनों शिक्षा एवं साम्यवाद को अपनाया है। सभी जानते हैं कि शिक्षा योजना न्याय की प्राप्ति का आध्यात्मिक और सकारात्मक साधन है, और वहीं साम्यवादी जो योजना है वो न्याय की प्राप्ति का भौतिक और नकारात्मक तरीका है। नेक्स्ट आता है इसमें अभिजातवादी या एरिस्टोक्रेटिक। प्लेटो केवल उच्च वर्ग को ही साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत रखता है। यह व्यवस्था केवल शासक वर्ग के लिए है। साम्यवाद का प्रयोजन केवल थोड़े शासकों के जीवन को नियंत्रित करना है, ताकि वे अपने सामाजिक हित के कार्य निर्बाध रूप से कर सके, जिसमें कोई नियंत्रण नहीं हो, कोई उसमें बीच में बाधा उत्पन्न नहीं हो। इसलिए प्लेटो का साम्यवाद बौद्धिक अल्पतंत्र के शासन की स्थापना करता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बौद्धिक अल्पतंत्र क्या है प्लेटो के अनुसार, तो इसका मतलब यही है कि प्लेटो जो है वो साम्यवाद का जो उद्देश्य है वो थोड़े शासकों के जीवन को ही नियंत्रित करना है, और ये सिर्फ कार्य शासक वर्ग के लिए होता है। प्लेटो का साम्यवाद आर्थिक न होकर के राजनीतिक है। क्यों? क्योंकि इसके साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक असमानता को दूर करना नहीं था, बल्कि जो उस समय राजनीतिक असमानता थी, राजनीतिक दोष थे, उनको दूर करना था। प्लेटो चाहता था कि शासन की बागडोर दार्शनिक शासक के हाथों में हो। नेक्स्ट आता है कि प्लेटो शासक तथा सैनिक वर्ग को संपत्ति तथा परिवार का मोह त्याग कर सन्यासी बनने को कहता है, और वह व्यक्तिगत सुखों की अपेक्षा समाज के हित को बढ़ावा देता है, और इसलिए उसका साम्यवाद को साधुवादी कहा जाता है। प्लेटो के साम्यवाद उत्पादक वर्ग को इस व्यवस्था से बाहर रखता है। उत्पादक वर्ग अपनी संपत्ति का स्वामी बना रहेगा। अतः ये माना जा सकता है कि प्लेटो ने अपने साम्यवाद में आर्थिक ढांचे को यथावत बनाए रखा है। प्लेटो राज्य में एकता स्थापित करने के लिए संरक्षक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था की योजना प्रस्तुत करता है। प्लेटो का मानना है कि अभिभावक वर्ग को उन्होंने वर्ड नाम दिया कंचन और कामिनी, मतलब कि भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर सार्वजनिक हित में शासन करना होगा। स्त्रियों को भी राज्य की सक्रिय सेवा का अवसर मिलेगा, जिससे राज्य की एकता में वृद्धि होगी। तो ये थी हमारे प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं क्या हैं। प्लेटो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, प्लेटो ने दो प्रकार के साम्यवाद की चर्चा की है, जैसे संपत्ति का साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, और दूसरा आता है पत्नियों का साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। वेरी इंटरेस्टिंग चीज है कि पत्नियों का साम्यवाद, आपके मन में भी विचार हो रहे होंगे कि वो क्या है। वास्तव में जो संपत्ति का साम्यवाद है, इसका अर्थ ये है कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, हम पूर्व में भी बता चुके हैं आपको ये बात कि उसने संपत्ति, निजी संपत्ति को रखना इन दोनों वर्गों के लिए निषिद्ध बताया है, मतलब बैन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि उनका कोई निर्धारित घर नहीं होगा, वो एक बैरक में रहेंगे, और उनका जो आवास है या रहने की रिहायशी जो जगह है उसमें सब आ जा सकेंगे। कोई किसी के साथ किसी भी तरह का उसमें डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा कि उनका मानना था अगर ये जो ग्रुप है वो अगर अपना धनार्जन करने लगेगा तो राज्य हित से उसका ध्यान भटक जाएगा। तो संपत्ति के लिए हम कुछ यहाँ पर विशेषताओं के चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए ना होकर, पहली बात हम पहले भी कर चुके हैं कि शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। इसका जो उद्देश्य मेनली है वो संपूर्ण समाज का कल्याण के लिए है, और ये एक त्याग का मार्ग है। फॉस्टर ने कहा था कि प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं, वरन इसका त्याग करना है। और प्लेटो का जो साम्यवाद है
वो राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। क्योंकि वर्तमान साम्यवाद क्या कहता है, वो तो आर्थिक विषमता को दूर न करके राजनीतिक दोषों को ही दूर करता है। मतलब जो वर्तमान जो साम्यवाद है, आप क्लियर कर लीजिए, वो आर्थिक असमानता को दूर करने की बात करता है, लेकिन प्लेटो का साम्यवाद वो राजनीतिक विषमता को दूर करने की बात करता है। प्लेटो के साम्यवाद के पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं कि भाई अगर मनुष्य अपनी इन सब भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहेगा तो उसका ध्यान निश्चित रूप से राज्य की सुरक्षा के लिए ही होगा और वो राज्य के लिए ही अपना जीवन पूरी तरह से न्यौछावर कर देगा। यदि प्लेटो का मानना था, यदि दार्शनिक, शासक और सैनिक वर्ग निजी संपत्ति की व्यवस्था को स्वीकार कर लेंगे तो उनमें भी स्वार्थ की वृद्धि हो जाएगी और उनका, पहले भी मैंने आपको बताया था कि दार्शनिक शासक का अर्थ है विवेक की प्रधानता और सैनिक वर्ग का अर्थ है साहस की प्रधानता, तो वो दोनों कुंठित हो जाएंगे। इस संदर्भ में सेबाइन ने कहा था कि शासकों को लालच से मुक्ति दिलाने का एक ही उपाय है कि उन्हें किसी चीज को अपना या निजी कहने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए और यह उपाय प्लेटो की संपत्ति की व्यवस्था में ही संभव है। इसलिए प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को आदर्श राज्य के लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यक शर्त माना गया है। दूसरा आता है इसमें राजनीतिक और व्यावहारिक आधार। प्लेटो का संपत्ति का सिद्धांत दो आधारों पर, राजनीतिक आधार पर वो है शासक और सैनिक वर्ग पर लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता। शासक वर्ग तक सीमित रहने के कारण ये पूरी तरह से राजनीतिक है, क्योंकि शासक के ऊपर धन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए वह इस वर्ग को पूरी तरह से संपत्ति से मुक्त करना चाहता है। क्योंकि प्लेटो का मानना था यदि शासकों को व्यक्तिगत संपत्ति की छूट दे दी जाएगी तो शासक वर्ग भ्रष्ट होकर आदर्श राज्य को किसमें बदल देंगे, धनिक तंत्र में बदल देगा। नैतिक आधार की चर्चा करें हम तो इसमें यह है कि प्लेटो इस बात में विश्वास नहीं करता कि व्यक्ति का अस्तित्व मात्र स्वार्थ सिद्धि के लिए है। उनके अनुसार कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ संपादन करना चाहिए और सारे जो राज्य है उसको एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करके ही व्यक्ति अपने नैतिक जीवन का विकास कर सकता है। इसलिए प्लेटो का सिद्धांत व्यक्ति को विवेकी व निस्वार्थी बनाकर कर्तव्यों का संपादन करने पर जोर देता है। फिर इस तरह से है कि दार्शनिक आधार प्लेटो का जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टोटली जो सिद्धांत है वो दार्शनिक आधार पर टिका हुआ है। उन्होंने कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत को सही ठहराया है। प्लेटो का मानना है कि जिन लोगों के ऊपर शासन का भार है वो हर तरह से मुक्त होने चाहिए, उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं हो, कोई निजी परिवार नहीं हो, ताकि वह सांसारिक प्रलोभनों से पूरी तरह मुक्त होकर के और अपने को एक सन्यासी की तरह जीवन यापन करेंगे, तभी वह राज्य की कल्याण का कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लेटो ने किस तरह से संपत्ति के साम्यवाद की चर्चा करी है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे संपत्ति के साम्यवाद के क्या उद्देश्य हैं। थैंक यू सो मच।